हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे? मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे, आज एक नई यूनिट हमारे सामने, उस यूनिट के एमसीक्यू प्रैक्टिस हम सभी आज करने वाले हैं। तो बच्चे, यूनिट हमारी रहने वाली है इनहेरिटेंस बायोलॉजी या आनुवंशिक जीव विज्ञान के नाम से आप जिसको जानते हैं बच्चे। तो इस यूनिट के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी कंप्लीट यूनिट घूमती है किसके आसपास? हमारे जेनेटिक मटेरियल के आसपास। मेंडल से शुरू करके और मेंडल के नियमों से शुरू करके, मेंडल के एक्सेप्शन से लेकर के जो आधुनिक हमारे पास में जितने भी सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स अलग-अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, उन सब पे जाकर के बात हमारी कंप्लीट होगी। तो आइए बच्चे, कुछ क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं या भविष्य में आपके आस कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मेंडल ने अपने जो प्रतिष्ठित वंशागति के नियम है मेरे भाई, यस, वंशागति के नियम या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप जिनको बोलते हो, उनको प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया? अब देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान है। एक आप स्कूल के बच्चे से भी पूछोगे ना, वो भी बता देगा कि भाई किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन यहाँ जो आपके पास भी सब जानते हैं, मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन ड्रोसोफिला का भी बहुत यूज़ होता है। स्नैपड्रैगन भी कहीं न कहीं किसी न किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। गार्डन पी और स्वीट पी, 4 ऑप्शन है। पी यानी मटर का एग्ज़ाम आपका ऑप्शन में दिया तो गया है, मटर के विषय में आपको 2 ऑप्शन है। अब कन्फ्यूज़ होने का भय रहता है। तो बच्चे, ऐसे छोटी-छोटी सिली मिस्टेक्स ना हो, और ये एग्ज़ाम में पहले आ चुका और कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सही आंसर क्या होगा बच्चे? आपने सुना था ना, उन्होंने अपने घर के गार्डन के अंदर उगाया था मटर के पौधे को, तो ऑब्वियस बात है सर, यहाँ पे गार्डन पी आएगा, ध्यान रखना, सी वाला आंसर हो जाएगा। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं और कुछ मैंने यहाँ पर आपको मेंशन भी किए हैं। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हो अभी तक, तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन में से भी देख सकता है। ओके सर। फिर इसके बाद है सर, मेंडल का जो आनुवंशिकी का काम है, वो किस पे आधारित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने कि भई ये 4 आपके सामने नाम दिए गए हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिज़म्स के, जीवों के नाम दिए गए हैं। तो किसके ऊपर आधारित है? आप कहोगे सर, अगर ऑर्गेनिज़्म की बात करें तो मेंडल ने तो मटर के पौधे पे किए थे। अब मटर के पौधे पे किए थे तो मटर के पौधे का ज़रूरी थोड़ी कि आपको पी ही लिखा मिलेगा। हो सकता है आपको उसका साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ मिल जाए। तो देखो यहाँ पर, आप मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम देखो, तो देखो ये लिखा हुआ है पाइसम सटाइवम, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। मतलब वही क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है। फिर बच्चे, क्वेश्चन है एक आपका, किसी किसी आइडियल टेस्ट करते हैं। इन एन आइडियल टेस्ट क्रॉस, किसी आइडियल टेस्ट क्रॉस में अ प्लांट विद डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट ऑफ डैश फिनोटाइप। यस, ये है बात, ये है क्वेश्चन, और जिसने पढ़ा है कंसेप्ट वो डेफिनेटली बता देगा। बोला भाई, आप सब ने कंसेप्ट पढ़ा है। कंसेप्ट क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है एक, आप सभी के सामने जो था, ये आइडियल यानी परीक्षार्थ संकरण जिसको बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। अच्छा, ये शब्द याद है कि नहीं याद है आपको? टेस्ट क्रॉस, मुझे बताइए एक बार, टेस्ट क्रॉस याद है कि नहीं याद है आप सभी को? अगर मैं आप सभी से पूछता हूँ कि भाई ये शब्द आप मुझे बता दो, टेस्ट क्रॉस याद है कि नहीं याद है? आप कहोगे सर टेस्ट क्रॉस पढ़ा तो था सर हमने। तो इसने बोला कि टेस्ट क्रॉस के, आइडियल टेस्ट क्रॉस के अंदर हम क्या करते हैं? क्रॉस करवाते हैं। किसका क्रॉस करवाते हैं? एक तो इसने दे दिया आपको कि भाई हम, एक तो हमारे पास डोमिनेंट फिनोटाइप होता है, और दूसरा बताओ कैसा फिनोटाइप होता है? जब भी टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, दूसरा फिनोटाइप कैसा होता है? दूसरा कैरेक्टर कैसा होता है? दूसरा ट्रेट कैसा होता है? तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं। अब थोड़ा-सा इस क्वेश्चन को आप समझने के लिए आपको इस एक्सप्लेनेशन पे आना होगा। देखो भई, जो टेस्ट क्रॉस है ना, उसका उपयोग हम किसी भी अज्ञात जो जीनोटाइप है, उसको अज्ञात जीनोटाइप वाले प्रभावी फिनोटाइप पौधे की शुद्धता जानने के लिए किया जाता है। इसमें जो प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर वाले पौधे हैं, उनका क्रॉस हमेशा उसके शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है। यदि परिणाम वाले संतानों में सभी प्रभावी लक्षण वाले हों, तो अज्ञात पौधा समयुग्मजी होता है। यदि प्रभावी और अप्रभावी का अनुपात 1:1 हो, तो अज्ञात पौधा विषम युग्मजी होता है। और ये तकनीक आपका आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब कहोगे सर ये लिखा क्या हुआ? सर हमारे तो समझ से बाहर है, हमारे तो समझ से बाहर है। भाई, टेस्ट क्रॉस, एक आपको चीज़ दिखाता हूँ, एक आप समझिएगा ज़रा।
टेस्ट क्रॉस को आप एक बार समझिएगा ज़रा, ठीक है? देखिए आपको कुछ चीज़ें मैं क्लियर करवाता हूँ मेरे भाई। जस्ट अ सेकंड। एक छोटी-सी बात, मैं आपको सिंपल शब्दों में समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। आप देखिएगा एक बार। चलिए भाई, देखिए थोड़ा-सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, हल्का-सा देखिए, ये इससे आप समझने की कोशिश करिए। देखो जब भी बात आती है टेस्ट क्रॉस की, हमारे पास में देखो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में से एक मान लो पेरेंट्स के हमें जो जीनोटाइप है, जो जीन्स हैं और जीन्स के कारण जो बाहर करैक्टर दिखाई देते हैं, तो एक पेरेंट्स के हमें ज्ञात होते हैं, पहले से पता है। दूसरा पेरेंट्स जो है, उसके करैक्टर्स हमें पता नहीं है। अच्छा दूसरी बार क्या होता है, दूसरी चीज़, एक किसी भी ऑर्गेनिज़्म के अंदर कुछ करैक्टर्स, कुछ जीन्स आपके कैसे होते हैं बच्चे रिसेसिव होते हैं। रिसेसिव होने के कारण वो उभर के उनके करैक्टर्स हमारी बॉडी पे दिखते नहीं हैं। अब दिखते नहीं हैं, अब देखिए मान लीजिए, एक बात समझिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए जैसे ये है आपके सामने, जैसे ये किसी का जीनोटाइप है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। कैसा होगा वो व्यक्ति? आप कहोगे सर दोनों ही कैपिटल वाले हैं, वो व्यक्ति लंबा होगा। अच्छा दूसरा मैं कहता हूँ कि ये किसी के अंदर जीनोटाइप है, तो व्यक्ति कैसा होगा? आप कहोगे सर ये भी लंबा होगा, लेकिन इसके अंदर जीन तो है ना, इसके अंदर ये जीन तो है ना, जो ड्वार्फ वाला कम हाइट वाला है, लेकिन भाई लंबे वाला डोमिनेंट होता है, इसलिए बाहर से तो व्यक्ति लंबा दिख रहा है। अब ये जो हिडन रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, इनका पता लगाने के लिए हम लोग क्रॉस करवाते हैं और उसी को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। ये थोड़ा-सा अगर आप चाहो अपने घर पे देखना, तो देखो भाई, जैसे मान लो एक पेरेंट है, एक पेरेंट के अंदर ये आपका क्या है, स्मॉल वाई, ये आपका जीनोटाइप है। दूसरे पेरेंट के अंदर एक तो कैपिटल वाई है और दूसरा जो है ना, इसका नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब गैमेट्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ अननोन जीनोटाइप, अननोन जीनोटाइप। इस गैमेट है, पेरेंट्स में से एक से आया है, दूसरा गैमेट दूसरे पेरेंट्स से, इनका कराएँगे क्रॉस। एक का हमें पता है, दूसरे का हमें इतना पता है कि हाँ भाई उसके अंदर एक कैपिटल वाई है, मतलब एक डोमिनेंट उसके अंदर जीन, दूसरे जीन का नहीं पता, इसका पता करने के लिए हम लोग करवाते हैं। ठीक है? ओके। यानी गैमेट ये रिसेसिव पेरेंट्स से गैमेट हैं आपके और दूसरे आपके क्या हैं, ये अननोन पेरेंट्स से गैमेट्स हैं। दोनों हैं, दोनों का क्रॉस करवाएँगे तो अपने पास कुछ आउटपुट आएँगे। यानी जो टेस्ट क्रॉस का आउटपुट आएगा वो रिज़ल्ट करेगा क्या? ऑल डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग इंडिकेट दैट द पैरेंट इज़ होमोज़ाइगस डोमिनेंट। पेरेंट जो हैं वो होमोज़ाइगस है या नहीं, ठीक है? ओके सर। तो इन बातों का पता करने के लिए हमें इस चीज़ का होता है, ये एक्सप्लेनेशन लिखी भी हुई है। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, एक जीन के एक जीन के जो युग्म विकल्पी यानी एलील्स आपस में सम्मिश्रित नहीं होते और सेकंड जनरेशन या F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों को फिर से अभिव्यक्त हो जाती है, यह कथन किसने कहा था? मतलब एलील्स ऑफ अ जीन डू नॉट blend with each other and both traits are expressed again in F2 generation.
दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय। साफ शब्दों में कहा गया है, देखो जीन जीन मैंने कहा था किसी भी कैरेक्टर को डिसाइड करता है, हमारी बॉडी में जो जीन होगा वैसे ही कैरेक्टर, वैसे ही प्रॉपर्टीज़ हमारी बॉडी के बाहर से देखने को मिली। अच्छा, उसी जीन के अल्टरनेटिव रूप जो होते हैं उनको एलील्स कहा जाता है। अब जैसे कि हो सकता है मेरी बॉडी के अंदर काली आँख के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो भी हो और भाई नीली आँख के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो भी हो, लेकिन एक डोमिनेंट है, तो मेरी बॉडी के अंदर वैसा कैरेक्टर दिख रहा है। अब दूसरा जो जीन है या दूसरे जो एलील्स हैं एक ही कैरेक्टर के लिए, इसने कहा कि होते हैं लेकिन वो मिक्स नहीं होते और अगली कुछ जनरेशन में F2 जनरेशन में फिर से दिखाई देते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दी थी आपको? क्या ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था या आपका लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था? तो सही आंसर बिल्कुल आपके मन में आ गया होगा बच्चे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन वाला नियम याद है मेंडल का? 3 नियम इसने सामान्य तौर पे दिए थे। सेग्रीगेशन वाले में क्या था? भई मेंडल का जो है आपका विसंयोजन का नियम था या पृथक्करण का नियम था, बताया था कि जब गैमेट का निर्माण होता है ना, उसके समय पे एलील के जोड़े अलग हो जाते हैं और प्रत्येक जो गैमेट है, उसको एक एलील प्राप्त होता है। ये एलील आपका क्रॉस अवस्था में F1 जनरेशन में साथ रहने के बावजूद आपस में कभी मिश्रित नहीं होते। यही कारण है कि F2 पीढ़ी में वो जो पहले रिसेसिव लक्षण था, वो फिर से आपका प्योर फॉर्म में प्रकट हो जाता है, जो F1 में छिपा हुआ था। इसी नियम को हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है बच्चे। बाकी पूरा क्लास के अंदर हमने कांसेप्ट के रूप में सीख लिया। 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी-सी आपको बड़ी टाइप की बड़ी प्रकार की दिखाई दे रही है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो ये मटर के 2 पौधे हैं, जिनमें से एक गोल और हरे बीज वाला था और दूसरा रिंकल्स वाला, झुर्रियों वाला और पीले बीज वाला था। जब F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई तो उनके बीज गोल और पीले रंग के थे। जब F1 पीढ़ी के पौधों का आपका ऑटो पोलिनेशन कराया गया, परागण कराया गया, तो F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों के बीजों में 2 नए लक्षणों के समुच्चय पाए गए जो इस प्रकार थे। लो भाई, अब सर इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए मैंने आपको एक टेबल, एक स्क्वायर बनाना सिखाया था। 2 केस दे दिए, 2 पौधे थे, एक आपका इसने कैसे कहा कि एक गोल, गोल के लिए हम लिखते हैं राउंड और हरे बीज वाला था, 1 सेकंड, गोल के लिए हम कैपिटल R यूज़ करते हैं। मतलब एक जो प्लांट था उसका जीनोटाइप था आर आर यानी राउंड था और दूसरा क्या था हरे बीज वाला। हरे के लिए हम लोग स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा था आपका रिंकल्स वाला, पूरी तरह से राउंड नहीं था, झुर्रियाँ थी, झुर्रियों वाला था तो स्मॉल आर आर और येलो था तो ये वाई वाई। ठीक है, ये उसका जीनोटाइप है। अब बोला कि F1 जनरेशन में इनकी जो पहली जनरेशन आई, उनका हमने क्या कराया, उसके अंदर हमने उनका पॉलिनेशन करवाया, वो खुद से ही करवाया। तो बताइए F2 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के जो बीज हैं, उनमें 2 नए लक्षण के कौन से कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको? अब देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखिएगा। इस क्रॉस में जो पैरेंटल लक्षण जैसे गोल और हरा, एक झुर्रीदार और पीला, मेंडल के जो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम के अनुसार F2 पीढ़ी में नए पुनर्संयोजन बनते हैं और F2 में प्राप्त 4 प्रकार के बीजों में से 2 नए संयोजन हमेशा क्या गोल और पीला, झुर्रीदार और हरा ये होते हैं। तो आपके क्वेश्चन में F2 के नए लक्षणों के बारे में पूछा गया है ना? तो मूल रूप से गोल हरा और झुर्रीदार पीला था, लेकिन F2 जनरेशन में प्राप्त होगा तो गोल पीला और झुर्रीदार हरा होगा। अच्छा, ये निकालते कैसे हैं? अब निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस करवाने के लिए पनेट स्क्वायर बताया था। पनेट स्क्वायर लगानी है, पनेट स्क्वायर की सहायता से पूरा कॉम्बिनेशन आपके पास में आ जाएगा सर। जो जीन्स हैं, जीन्स को पनेट स्क्वायर की सहायता से आपको सोल्व करना है। पनेट स्क्वायर मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को नहीं आती होगी, मैं पूरा टाइम दिया था सिखाने के लिए बैच के अंदर आप सभी को। ये देखिए आप, एक मैंने पीछे क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ये रहा जैसे ऐसे ही हम पनेट स्क्वायर बना करके और फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। पहली फर्स्ट जनरेशन आती है F1 जनरेशन, फिर F2 आती है। ओके सर। छठे क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो उससे पहले एक जानकारी आप सभी के लिए बच्चे, जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, तो आप सभी अभी भी जो समय आपके पास बचा हुआ अभी समय है आप सभी के पास में, उस समय पे अपना जी-जान लगा कर के अभी भी पॉसिबल बनाना चाहते हो बच्चे, तो ये बैच है जूलॉजी वाले एस्पिरेंट के लिए, संसारम ऐप पे मिलेगा आपको सारी फैसिलिटी के साथ। सेट एग्ज़ाम, एमपी सेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंप्लीट बैच है संसारम ऐप पे।
छत्तीसगढ़ सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये अलग से आपके लिए भी बैच है और जो राजस्थान सेट के लिए कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी एक कंप्लीट बैच अलग से है। सारी फैसिलिटी होंगी। बुक्स की बात करें, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? ये जूलॉजी की बुक बच्चे और ये सेट के लिए बुक है। दोनों ही बुक आपको संसारम ऐप पे मिलेंगी। जिसकी इच्छा हो, अभी भी अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने का और आगे लेवल बढ़ाने का, तो बच्चे डेफ़िनिटली बढ़ा सकते हैं। हाँ, मेहनत आप एमसीक्यू पे करेंगे, तभी बेनिफिट आपका होगा। एमसीक्यू पे तब कर पाओगे जब कांसेप्ट आने चाहिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चंस के पीछे के कांसेप्ट आप सीखे हुए हो ना, तो मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। नहीं तो आप कहोगे सर अच्छे से समझाओ सर, पूरा खोल के बताओ सर। फिर आपको ऐसी फीलिंग आएगी मेरे भाई। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। कांसेप्ट पढ़ के आओ। ऑलरेडी आप लोग सारे कांसेप्ट सीखे मिलोगे, तो यहाँ तो आपको ये जानना है कि सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और हर एक चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, कहीं न कहीं आपके जो कांसेप्ट आपने पढ़े हैं, उन सब के अंदर मैंने आपको सिखाई है। छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो भई, यहाँ दिया गया है, अगर दोनों ही जीनोटाइप एंड phenotype show the same ratio of 1:2:1 in F2 जनरेशन, तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? भाई ये बताइए, आपने जब क्रॉस करवाया था, तो क्रॉस करवाने के बाद में ये जो 1:2:1 है ना, ये कौन से क्रॉस में आई थी? ये मोनो हाइब्रिड में आई थी, डाई में आई थी, कौन से में आई थी मेरे भाई? तो हर बच्चा जानता है सर, ये आपका 2 देखो 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, समझिए ज़रा। देखो मेंडल ने जो आपका एक टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है। लेकिन जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला हमने किया था और जो कोडोमिनेंस, दोनों ही स्थितियों में F2 जो जनरेशन होती है उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पर इसके हिसाब से क्या आएगा? डी वाला। डी वाला आएगा मेरे भाई। डी वाले का मतलब है कि सर यहाँ पर एक से ज़्यादा आंसर आप लोग कह सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे भाई एक तो यहाँ पर आपका दिया गया है, जैसे सहप्रभुत्व या सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस आप जिसको बोल सकते हो मेरे भाई, ठीक है? या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये 2 केस थे, दोनों ही मेंडल के एक्सेप्शन थे। तो दोनों ही केस में आपकी रेशियो जो आती है जब आप टेस्ट क्रॉस करवाते हो, तो 1:2:1 आती है। ठीक है सर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिर से आपकी बात है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है मेरे भाई, उसमें आपका F1 जनरेशन में रेशियो सेम होता है या F2 में सेम होता है या F1 जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो अलग-अलग होता है या फिर F2 जनरेशन में डिफरेंट होती है। 4 ऑप्शन है। अभी भी तो आपने किया है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो F2 जनरेशन में क्या होता है? सेम होता है। यही आपका सही आंसर भी आएगा। ओके सर, इनकम्प्लीट वाला हो गया। तो इस पे आ जाओ। एक भूरी आँखों वाले दंपति का नीली आँखों वाला बच्चा है। भूरी आँख का लक्षण नीली आँख पर हावी है। दंपति का जीनोटाइप क्या होगा मेरे भाई? यानी कि अ ब्राउन आई कपल हैज़ अ ब्लू आई चाइल्ड। द ब्राउन आई ट्रेट इज़ डोमिनेंट ओवर ब्लू आई। व्हाट इज़ द जीनोटाइप ऑफ द कपल? बच्चे नीली आँखें हैं और जो कपल है जिनका बच्चा है, उसकी ब्राउन आइज़ हैं। आपसे पूछा कि कपल का जीनोटाइप बताओ, अगर बच्चे के अंदर ब्लू है तो कहीं न कहीं तो जीन उनके अंदर एग्ज़िस्ट करता होगा। ओके सर। तो देखो भाई, जब भी ऐसा केस होता है कि एक जनरेशन के अंदर कोई कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं होता, अगली जनरेशन के अंदर वो निकल कर के आता है और उसका प्रभाव दिखता है, तो उस केस में हमेशा आपका क्या होगा? हमेशा आपका ये रहेगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के अंदर ये डोमिनेंट था, ये डोमिनेंट था, ठीक है? ब्राउन आइज़ वाला डोमिनेंट था ना, तभी तो उनके अंदर ब्राउन आइज़ थी। लेकिन लेकिन अगली जनरेशन में जो ये रिसेसिव करैक्टर है ना, ये रिसेसिव करैक्टर कहीं न कहीं आप क्रॉस कराओगे तो पता लगेगा, इकट्ठा होएगा और ये अगर इकट्ठा हो गया तो फिर आपकी ब्राउन की बजाय कैसी आँखें आएँगी सर? ब्लू हो जाएँगी। ओके सर। फिर अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके पास दिया, अब की बार डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। देखो मोनो हाइब्रिड में हम क्या करते हैं? एक ही करैक्टर का हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। डाई हाइब्रिड में क्या होता है? 2 करैक्टर हो जाते हैं। जैसे एक तो ये होता है, भई टी टी है, इसका क्रॉस करवाया इसके साथ। एक ही करैक्टर टॉल या स्मॉल, टॉल या टॉल, एक ही करैक्टर है। लंबा या आपका छोटा, मतलब हाइट की ही बात हो रही है, हाइट के कारण क्रॉस करवा रहे हैं। अभी जैसे आपने सीड में किया है, सीड में क्या था भाई? राउंड, राउंड, ग्रीन, ग्रीन और आपका ये रिंकल, रिंकल, येलो, येलो। अब देखो 2-2 करैक्टर हैं, इनका क्रॉस करवाते हैं, तो फिर क्या होगा? डाई हाइब्रिड होगा। तो कोई डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, उसके अंदर अगर नंबर ऑफ पैरेंटल टाइप इज ग्रेटर देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप इन द प्रोजेनी, द रीजन इज, इसने कहा द्विसंकर टेस्ट क्रॉस में जो हमें प्राप्त प्रोजेनी या संतान है,
उसमें अगर पैतृक जो टाइप्स है ना, उनकी संख्या जो पुनर्गठित टाइप हैं, उनसे अधिक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है मेरे भाई? समझिए बात इसको पूरा क्वेश्चन। देखो जब 2 जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास-पास स्थित हों, तो वे स्वतंत्र रूप से अलग होने के बजाय एक साथ वंशागत यानी अगली जनरेशन में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसको हम कहते हैं लिंकेज। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने पाया कि लिंकेज के कारण जो पेरेंट्स के अंदर जीनोटाइप्स हैं, उनकी संख्या दोबारा से रिकम्बाइन होकर के और बहुत अधिक होती है, जो मेंडल के स्वतंत्र अपविभजन के नियम का अपवाद भी है। यदि जीन पूरी तरह से लिंकेज होते तो केवल आपके पेरेंट का ही संयोजन ही मिलते बच्चों के अंदर। तो पुनर्संयोजन तभी होता है जब क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से जीनों के बीच की कड़ी टूटती है और इसलिए आपके जो पैतृक लक्षण की अधिकता है वो जीनों के बीच में सहलगनता को प्रमाणित कर सकती है। लो भाई ये क्वेश्चन भी है, अगर कंसेप्ट ठीक से पढ़ लिया तो आंसर आप लोग दे दोगे इसका। बता दो मुझे, जो भी आप सभी अपने सामने देख पा रहे हो, क्या चीज़ लिखी हुई है और क्या मीनिंग है इसका? आपको बोला सीधे बालों वाली महिला घुंघराले बालों वाले पुरुष के साथ शादी करती है और जो उस विशेषता के लिए विषम युग्मजी के रूप में जाना जाता है। क्या संभावना है कि उसके पहले बच्चे के घुंघराले बाल होंगे? कितने परसेंटेज आपको संभावना दिख रही है? देखो वैसे तो फिर से वही आपका पनेट स्क्वायर बना करके ही हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो देखिए बच्चे, मनुष्य में घुंघराले बाल एक प्रभावी लक्षण है और सीधे बाल अप्रभावी। यहाँ महिला सीधे बालों वाली है इसलिए उसका जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल सी और पुरुष घुंघराले बालों वाला है और विषम युग्मजी है, तो इसका मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल, विषम का मतलब ये है सर, है ना? तो जब इनका क्रॉस करवाएँगे आप लोग पनेट स्क्वायर बनाएँगे तो जो संतान है उसमें 2 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होंगे। आपको ये सीसी और ये स्मॉल सीसी, तो दोनों के 50-50% अनुपात में चांस है कि उसके अंदर घुंघराले बाल होंगे या नहीं होंगे। फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 आपका, F2 पीढ़ी में मेंडल के स्वतंत्र अपविभजन के नियम में फिनोटाइप अनुपात क्या है? लो भाई, मेंडल ने जो बड़ा नियम बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, उसके हिसाब से उसने क्या रेशियो बताई थी F2 जनरेशन में, ये लिखी हुई है आपके ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, यही रेशियो आपकी है। आई कैसे थी वो हम क्लास में डिस्कस कर चुके, अब तो क्वेश्चन आप सभी को सीखने हैं, ज्यादा पढ़ना हो तो यहाँ पे कर लेना भाई। 4 प्रकार के जो त्वचा के रंग, 4 टाइप ऑफ स्किन कलर, एल्बिनो, हिमालयन एल्बिनो या अगोटी एंड चिंचिला, ये फाउंड है किसमें? रैबिट के अंदर। बिकॉज अ जीन कैन हैव, क्यों? क्योंकि जीन जो है उसके अंदर क्या हो सकता है? 2 से अधिक एलील हो सकते हैं, 2 से कम एलील हो सकते हैं, एक पेयर म्यूटेटेड एलील का हो सकता है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। सही आंसर क्या होगा? 2 से अधिक अल्टरनेट एलील हो सकते हैं। किसी भी कैरेक्टर के लिए कई जीन हो सकते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव कई जीन हो सकते हैं। तो एलील हम सब यूज़ कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हमारे अंदर भी स्किन के कलर देख लो, कितने वैरायटी वाले हैं। सिर्फ़ काला ही गोरा थोड़ी होता है। एक-एक टोन के ऊपर कम से कम 30 प्रकार के कलर आप अपने आस-पास देखते हो। इनमें से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है मेरे भाई? यहाँ पर देखिए ज़रा। ट्रांसलोकेशन यानी इंटर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, फिर दिया है आपका एपिस्टैटिक जीन स्टिमुलेटिंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन, फिर दिया है कोडोमिनेंस का मतलब ट्रेट्स कंट्रोल बाय 2 जीन, फिर दिया है आपका नियोमॉर्फ का मतलब प्रोड्यूसिंग फिनोटाइप डिफर फ्रॉम वाइल्ड जीन। अब सीधा सा आंसर दिख रहा है आपको। पूछा क्या, एक सेकंड, गलत पूछा है कि सही? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखो, सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस, कौन सा सुमेलित? सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कोडोमिनेंस का मतलब क्या था मेरे भाई? सह प्रभाविता। एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक था कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या था कि भई जो दोनों ही जीन है ना, वो दोनों ही अपना-अपना असर दिखाएँगे। जैसे काला सांड है और सफ़ेद गाय है, उनके बीच क्रॉस होता है, तो अगली जनरेशन जो आपकी बनेगी मेरे भाई, उसमें क्या होगा? हो सकता है जो बछड़ा होगा, उसकी आपकी सफ़ेद स्किन का कलर होगा, लेकिन उसके ऊपर काले धब्बे होंगे। यानी कि क्या दोनों ही जीन साथ में रहते हैं यहाँ पे, दोनों ही जीन के असर दिखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है इसने 2 जीन्स के द्वारा गुण नियंत्रित होगा मेरे भाई, यहाँ पे दिक्कत है देखो। सह-प्रभाविता में 2 अलग-अलग जीनों के द्वारा नहीं, बल्कि एक ही जीन के 2 अलग एलील्स होते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें दोनों एलील जो हैं, वो हेटेरोज़ाइगस अवस्था में अपने प्रभाव को पूरी तरह से समान रूप से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना? कोई एक गुण डिसाइड नहीं होता है और दूसरी बात, एक शब्दों का खेल है, 2 जीन मतलब 2 जीन नहीं, 2 एलील बोलेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, अलग-अलग जीन नहीं होते, तो 2 एलील्स के द्वारा नियंत्रित होता है कोई कैरेक्टर, ये बोल सकते हो, तो इसलिए ये गड़बड़ है आपका, सी वाला आंसर सही हो जाएगा।
फिर बच्चे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मातृ वंशानुक्रम भी कहा जाता है, क्यों? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियर डीएनए होते हैं ना, न्यूक्लियर डीएनए के अलावा न्यूक्लियर डीएनए के अलावा मेरे भाई, नाभिकीय डीएनए के अलावा आपके जो बाकी का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में, तो उस वो अगर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसको मातृ वंशानुक्रम क्यों कहते हैं? रीज़न यही होता है कि भई जो न्यूक्लियर डीएनए के अलावा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो बच्चे को केवल माता से मिलता है, इसलिए कहा जाता है। यस, ये लिखा हुआ आपके सामने सी वाले में, क्योंकि जो आपका ज़ाइगोट बनता है उसका अधिकांश जो साइटोप्लाज़्म होता है ना, वो डिंब के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि मातृ की जो सेल होती है उसी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाएगा। समझ में आ गई बात भाई? तो ये थे क्वेश्चन आप सभी के लिए। एक्सपेक्टेशन करता हूँ उस बच्चे को ज़रूर समझ में आए होंगे, उसने प्रैक्टिस करी होगी डेफ़िनेटली, जिस बच्चे ने कांसेप्ट पढ़ लिए हैं। और अच्छे से पढ़े हैं। फ़ॉर्मेलिटी जिसने करी है तो फ़ॉर्मेलिटी वाले को देखो ये समझ में आना ही नहीं है, क्योंकि भाई जब तक पनेट स्क्वायर आपको नहीं आता हो, आपको मोनोक्रॉस, आपको आपको डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आपको मेंडल के तीनों नियम और मेंडल के नियमों के कम से कम 10 से 12 एक्सेप्शन मैंने बताए थे आपको। जैसे कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब तक ये चीज़ें नहीं आती तो फिर लगेगा कि सर क्या ही हो रहा है सर, विस्तार से बताओ। भाई विस्तार से बताया जाता है कब? जब आप लोग बैच के अंदर उन सारी चीज़ों को पढ़ते हो कंसेप्चुअली। अब एमसीक्यू कर रहे हैं, तो जिन बच्चों ने कंसेप्ट पढ़े हैं, उन सबको एक बार प्रैक्टिस लगानी है, थोड़ी बहुत सपोर्ट की आवश्यकता यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले कुछ-कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा, यूट्यूब के ऊपर अलग से छाँट के, हर यूनिट में से कुछ-कुछ टॉपिक छाँट के, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफ़िनेटली मिलेगा। ठीक है? ओके सर, तो यहाँ तक कीजिएगा। मिलते हैं बच्चे अगले सेशन में। जय हिंद।